हे प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ, अग्निपथ 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 चल रहा है। हाँ, खून से लथपथ अभी बहुत लोग हो रहे हैं। ये तो मतलब थोड़ा गड़बड़ सा अग्निपथ हो गया। हाँ, हाँ हाँ। तो इसी बात पे डिस्कस करते हैं। अब काफी बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिफेंस, पेंशन, ओआरओपी वगैरह। उसी से ये सब चीज जुड़ी हुई है किसी ना किसी तरह से। तो हमसे काफी हमारे श्रोताओं ने पूछा भी। तो ये स्पेशल डिमांड पे टाइमली पुलियाबाजी। यूजुअली हम लोग करंट अफेयर से दूर रहते हैं, लेकिन आज एक एक कभी कभार हम एक्सेप्शन कर ही सकते हैं। तो तुमको तुमको क्या लग रहा है? तुमने तो इस बारे में काफी लिखा भी है, तो क्या क्या ख्याल है तुम्हारा अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में? हाँ, नहीं सौरभ, इसके कई दिशाओं से इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इसका आर्मी के कल्चर वगैरह पे क्या इम्पैक्ट होगा वगैरह, उसका वो तो मुझे इतनी अच्छे से नहीं पता, क्योंकि शायद जो आर्मी में रह चुके हैं या दूसरे आर्म फोर्सेस में रह चुके हैं वो इस बात को ज्यादा बेहतर समझते होंगे। लेकिन हाँ, मोटे तौर पर अगर आप देखें तो हम लोगों ने, जैसा पिछली बार भी इस पर चर्चा की थी, कि आप अपने पास तीन चार विकल्प हैं, इनमें से कोई भी विकल्प परफेक्ट नहीं है। क्योंकि जो परफेक्ट विकल्प की का जो समय था वो निकल गया, जब हम लोगों ने ओआरओपी शुरू कर दिया और जब पेंशन हम लोगों ने एक तबके को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि अब आगे हम लोग कोई भी रिफॉर्म हमें करना है तो उसके जो ऑप्शंस है वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो ठीक है, तो ये तो हमें पता ही था कि चार ऑप्शन है। हम लोगों ने पिछली बार चर्चा भी की थी, या तो आप लोगों को नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत ले आए, या फिर आप इनवर्स इंडक्शन करें, मतलब जो सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, सीआरपीएफ वगैरह, वो रिक्रूट करें, फिर वो आर्म्ड फोर्सेस में 7-8 साल तक लोगों को भेजें और फिर वापस उनको अपने फोर्सेस में संभाले। तो ये है। फिर एक और इंडक्शन वाला ऑप्शन था, और एक और चौथा ऑप्शन था कि आप ओआरओपी को ही कंट्रोल करें। लेकिन ठीक है, ये सब ऑप्शन थे। इन सब ऑप्शन में से कोई, सब में प्रॉब्लम्स थी कुछ, तो सरकार ने फाइनली उनमें से एक चुन लिया है। तो सरकार ये कह रही है कि ठीक है, जो अभी स्टेटस को है उसे हम लोग, सस्टेनेबल नहीं है वो, और शायद वो ठीक है उनका कहना, और इन 4-5 जो भी ऑप्शन थे उनमें से एक उन्होंने चुना है। तो मैं तो उस तरीके से देखता हूँ इसे। हाँ, तो हाँ, और मेरे ख्याल से काफी लोग ये, मुझे लगता है, चर्चा में मिस कर रहे हैं कि भाई जो हमारी असली गलती है वो ओआरओपी है। तो एक बार ओआरओपी कर लिया तो उसके बाद गलती भुगतनी तो पड़ेगी, एक तरह से नहीं तो दूसरे तरह से। तो ये उसी का नतीजा है जिसको हम अभी भुगत रहे हैं। तो जैसा तुमने बोला, कोई इससे आप बच के नहीं निकल सकते, कोई फ्री लंच तो है नहीं। ठीक है, तो जो हमने किया है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और किसी तरह से भुगतेंगे। तो अब मेरे ख्याल से यही डिस्कस कर सकते हैं, और मुझे लगता है शायद पॉलिटिकली इनफिजिबल है कि ओआरओपी हटा लें। मतलब हमने एज ए पॉलिसी ऑप्शन आप हमेशा रख सकते हैं, लेकिन एक फिजिबिलिटी की भी चीज है कि क्या फिजिबल है। अब कोई जो दी हुई चीज को लेना बड़ा मुश्किल होता है ना? जो दे दी वो तो दे दी। और उसके बाद अब सरकार अब इस तरह से सोच रही है, हाँ, एक तबके को हमने इतनी ज्यादा दे दी, अब दूसरे को जीरो देंगे। तो ये जो है एक, तुम देखो तो हम लोगों ने तो जो 4-5 ऑप्शन डिस्कस करी थी उसमें जीरो नहीं था। सरकार बहुत ही एक्सट्रीम पे गई मेरे हिसाब से। पर ठीक है, वो भी एक ऑप्शन है। और बहुत देश ऐसा करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम हिंदुस्तान में ऐसी चीज कर रहे हैं जो और कहीं नहीं होती थी, एक ये भी बात है ना? तो बहुत लोग करते हैं। हम लोगों ने शायद किसी देश में, लोगों ने देखा होगा कि ये मॉडल चलता ही है, तो हम कोई चलता हुआ मॉडल किसी और देश से क्यों ना कॉपी करने की कोशिश करें। तो इसमें मैं और पहले तो सॉरी, वैसे ये भारत भारत में भी लागू थी ये स्कीम पहले। अच्छा। मतलब ये जो हर हर इंसान को जो पेंशन मिलती है, हर सोल्जर को, वो आई थिंक 1967 के पहले नहीं था, या मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, लेकिन ये पहले भी था कि सोल्जर 7 साल के लिए रिक्रूट होते थे वगैरह, और उसके बाद वो रिटायर हो जाते थे। ये अच्छा। बाद में आया, आई थिंक वॉर से रिलेटेड होगा वगैरह वगैरह। तो ये नई बात नहीं है। पहले भारत में, खुद भारत, आजाद भारत में ये स्कीम थी। अच्छा, तो फिर तो ये मतलब जो समथिंग जो कि लोग ट्राई कर चुके हैं एक तरह से। थी। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि, लेकिन वो 7 साल वालों को, जितना मुझे याद है कि 7 इयर्स में थोड़ी कुछ पेंशन मिलती थी, या नहीं ग्रेचुटी तो नहीं मिलती नहीं, होगी। ग्रेचुटी तो मिलती होगी शायद ना 5 साल ग्रेचुइटी की? मिलती होगी। हाँ, ग्रेचुइटी मिलती होगी, क्योंकि 5 साल में, पर पेंशन तो नहीं मिलती थी। पेंशन गारंटीड हाँ, बिल्कुल नहीं थी। तो पहले हम लोगों ने पेंशन को गारंटी की, क्यों? हम लोगों ने बोला कि 14 साल, कोई भी अगर आर्म फोर्सेस में आएगा तो वो 14 साल
बाय डिफॉल्ट अगर कुछ गड़बड़ ना हो तो वो 14 साल रहेगा, और 14 साल रहेगा मतलब उन्हें पेंशन मिलेगी। और ठीक। पेंशन के साथ साथ फिर 2015 में ओआरओपी भी मिलेगा, मतलब कि पेंशन उनकी रीसेट होती रहेगी हर 5 साल के बाद। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है उसे, तो हर 5 साल बाद आपकी बढ़ती भी रहेगी पेंशन। हाँ, आज की सैलरी के हिसाब से, सिर्फ इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं। इन्फ्लेशन के हिसाब से तो सबकी पेंशन बढ़ती है, लेकिन ओआरओपी का ये मतलब है कि आपकी पेंशन आज की वेजेस के हिसाब से बढ़ेगी, जो कि बहुत ही वो वैसी चीज शायद दुनिया में और कहीं नहीं है। मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान में यूनिक चीज हमने पेंशन में कर दी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। तो इसमें दो तीन मैंने कुछ नए आर्गुमेंट्स भी देखे। एक तो थोड़ा वो लोगों को थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा कि 4 साल सिर्फ ग्रेच्युटी बचाने के लिए आपने 1 साल और कम कर दिया। मतलब जैसे आप एकदम लूप होल ढूंढ के लोगों के साथ नाइंसाफी करना चाहते हो, थोड़ी ऐसी फीलिंग आई मेरे को लगा लोगों में। और दूसरा आई थिंक एक और चीज की झटके से इसको आर्मी वाले भी कह रहे थे कि थोड़ा एक पायलट कर सकते थे, शायद दोनों सिस्टम साथ में चला के देख सकते थे कुछ समय तक, या 3 4 5 साल कुछ रेजिमेंट्स में या कुछ जगहों पर ये करके देखते, उनसे लेसन सीखते और उसके बाद उसको सब जगह करते। तो क्यों लगता है तुमको प्रणय, ये अचानक से करने की कोई ऐसी जरूरत आ पड़ी थी क्या? मतलब क्यों क्यों इतने झटके से ये किया गया? हाँ, नहीं सौरभ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि अचानक इस तरीके से करने की जरूरत नहीं थी। अचानक मतलब तो ये ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि अचानक है, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा काफी 2-3 साल से चल रही है, सब रिपोर्ट्स आ चुकी थी इसकी। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि सरकार ने एकदम थोप दिया लोगों पे बिना बताए हुए। ये चर्चा में काफी टाइम से था, तो ये ठीक है। पर मैं हाँ इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि हम ध्यान रहे कि 2 साल से रिक्रूटमेंट हुई नहीं है पैंडेमिक के चलते, तो काफी ऐसे लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, जिन्होंने आस लगाई बैठे होंगे कि मतलब मेरा जीवन संवर जाएगा आर्म फोर्सेस में जाने से, और उन्हें आप अब सीधे सीधे बोल रहे हो कि या तो आप एलिजिबल ही नहीं हो क्योंकि 21 साल के बाद आप आ नहीं सकते, या फिर आप कह रहे हो कि आपको सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी। तो इसको मैनेज करने के लिए तो सरकार कुछ कर ही सकती थी। जैसे कि हम लोग सोच सकते हैं कि इस साल कुछ लोगों को हम लोग रेगुलर रिक्रूटमेंट की तरीके से के पाथवे से लाते हैं, और कुछ लोगों को अग्निपथ के रास्ते से लाते हैं, और फिर धीरे धीरे जो अग्निपथ वाला रेशियो है वो बढ़ाते जाते हैं, और जो रेगुलर रिक्रूटमेंट का है वो घटाते जाते। तो हाँ, 3-4 साल बाद हम लोग इस उद्देश्य तक पहुंच सकते थे, लेकिन सरकार ने वैसा नहीं किया, और शायद उसी वजह से इतना उनको सामना करना पड़ रहा है विद्रोह का। और फिर सरकार को भी रिवर्स करनी पड़ी बात, 21 साल से उन्होंने 23 साल तक बढ़ा दिया वगैरह। तो ये मुझे लगता है कि उनको ठीक से करना चाहिए था। उसमें लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम होती ना कि दो लोग अगर एक साथ रिक्रूट हो रहे हैं एक ही पोजीशन के लिए, और फिर उनका फ्यूचर अलग है, तो वो कोर्ट जा सकता है कोई कि भाई मेरे साथ तो नाइंसाफी हो रही है। हाँ हाँ, नहीं, पर अगर देखिए ये भी है कि दोनों अलग सेम पोजीशंस नहीं है ना, क्योंकि दोनों मतलब एक अलग कार्डर है और एक दूसरा कार्डर है, तो उस तरीके से सरकार ये कह सकती थी कि ये दोनों सेम चीजें तो नहीं है। जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स में होता है और दूसरे वाले भी ऑफिसर्स होते हैं, उस तरह से सोच सकते हैं। इनफैक्ट एक तरीका करने का था, क्योंकि अभी भी सरकार को पता नहीं, उन्होंने ऐसा ब्लैंकेट कर दिया है। जैसे काफी लोग बोल रहे हैं कि खासकर जो थोड़ी टेक्निकल सर्विसेज हैं उसमें 4 साल बहुत कम है, क्योंकि आप एक बार अपनी टेक्निकल सर्विसेज में जिनको हायर करते हैं उनको आप इतनी ट्रेनिंग में इतना समय लगता है, आप उस आदमी को तो लूज करना ही नहीं चाहते ना। तो एक ये भी मेरे को लगा कि चीज है कि अगर थोड़े थोड़े में करते, हो सकता है फाइनली ये समझ में आता कि कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं, कौन सी ऐसे रोल्स हैं आर्मी में जिनके लिए शायद ये अग्निपथ वाला पाथ ठीक रहता, और शायद कुछ ऐसी रोल्स हैं जिनके लिए आप नहीं ऐसा करना चाहते हो, टेम्पररी हायरिंग। हाँ, नहीं वो है सौरभ, और एक तो ये भी है, मुझे नहीं लगता कि
सब टेक्निकल रोल्स में भी जाएंगे ये सब सोल्जर्स ना, क्योंकि ये भी है, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं आर्म फोर्सेस में जिनके लिए शायद बेसिक ट्रेनिंग काफी होगी, तो बेसिक ट्रेनिंग तो 6 7 8 महीने में दे सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल। टेक्निकल रोल्स के लिए जरूरी है, जैसे आम अब लोगों को अगर सीधा अब हॉविट्जर चलाना है या फिर कोई बहुत एडवांस्ड इक्विपमेंट चलाना है, उसमें बहुत समय लगेगा। तो वो शायद उन्हें मैनेज करना पड़ेगा कि जो लोग 25% है जो आगे बढ़ेंगे, उनको वो ट्रेनिंग दी जाएगी वगैरह वगैरह। तो वो तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है। और हो सकता है शायद वो 25% इसीलिए हो ताकि शायद वो वाले रोल्स को वो रिटेन करें, और वो भी मिनिमम है, ज्यादा भी कर सकती है अगर उनको लगेगा ही कि शायद ज्यादा करने हैं तो शायद ज्यादा को रिटेन कर लें। बिल्कुल। हाँ, वो 25% जो रिटेंशन है वो तो वैकेंसी पे डिपेंड करता है, आज के टाइम पे भी, है ना? तो हम्म, कितनी वैकेंसीज है, जैसे आप प्रमोट होते हैं, जेसीओ बनते हैं, तो उस पे कितनी वैकेंसीज है उस पे निर्भर करता है। तो वो वैकेंसीज क्या होगी वो आगे जाके पता पड़ेगा। और एक और मुझे रीजन लगा कि जैसे तुमने शुरू में कल्चर वाला किया, ठीक है, हाँ हम दोनों आई मीन आर्मी का कल्चर नहीं समझते, लेकिन इन जनरल कोई भी चेंज मैनेजमेंट करते हैं तो कल्चर एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। और अगर पिछले 30 40 साल से भी एक चीज कुछ चली आ रही है, तो अगर चेंज कर रहे हैं तो आर्मी को उसका एक चेंज मैनेजमेंट तो करना पड़ता है। मान लीजिए कर भी लिए, पर अचानक से करेंगे तो उसके काफी इम्पैक्ट होता है। तो जो भी जैसे रेजिमेंट वगैरह की कल्चर है, किस तरह से वहाँ पे लोग काम करते हैं, क्या उनका मोटिवेशन है, उसको मैनेज करने के लिए मुझे लगता है कि आर्मी को भी दिक्कत आएगी काफी। तो पता नहीं जो एग्जिस्टिंग आर्मी वाले हैं उनको भी कितना चेंज मैनेजमेंट का ट्रेनिंग या किस तरह से ये, इस तरह से आप नहीं कर सकते कि बस एक रूल लगा दिया तो काम होने लगेगा ना। तो ये भी मुझे लगता है कि शायद धीरे अगर करते तो आप कल्चरल चेंज जो है ठीक से हैंडल कर पाते। हाँ, वो है। हाँ, तो अभी क्या लगता है तुमको कि क्या कहते हैं, अब क्या कर सकते हैं? हाँ, मेन मेन हाँ, चीज तो ये है कि अभी अभी क्या कर सकती है सरकार। हाँ, ऑलरेडी अचानक से अनाउंसमेंट किया, उसके बाद में कितना ज्यादा तोड़ फोड़, और लोगों को नहीं करना चाहिए ये तो। आई मीन हमारे यहाँ पे बहुत तरीके हैं किसी चीज का विरोध करने के लिए, पर ठीक है काफी हिंसात्मक विरोध भी हो रहा है। पर उसके बाद बहुत सारे अनाउंसमेंट अब आने लगे हैं कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, उम्र बढ़ा दी, सीएपीएफ में रिजर्वेशन लगा दी अग्निवीर के लिए वगैरह। तो लेकिन क्या कर सकती है सरकार जिससे कि ये, अगर करनी भी है ये स्कीम तो ठीक से हो इम्प्लीमेंट? हम्म। तो सौरभ, मेरे हिसाब से कुछ विकल्प हैं। एक तो जैसे हमारे जो डायरेक्टर हैं नितिन, उन्होंने हाल ही में आर्टिकल भी लिखा था कि जो इसकी जो सक्सेस है वो इस तरीके से निर्भर करती है कि जो लोग अग्निवीर बन के निकलेंगे उनके साथ समाज और बाकी सर्विसेज कैसा बर्ताव करती है, तो उसके ऊपर निर्भर है। जैसे कि अगर जो लोग बाहर आ रहे हैं वो इस तरीके से बाहर निकले कि उनके पास एक अच्छा एग्जिट पैकेज हो, शायद खुद के पैरों पर खड़े हो पाए, कुछ नया कर पाए वगैरह, तो शायद ये स्कीम को हम लोग चला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो बाहर निकल के उन्हें कोई और ऑप्शन ना मिले, तो वो जो डेंजर्स हम लोग बात कर रहे हैं कि इतने सारे लोग अभी ट्रेन हो गए हैं आर्म्स कैसे उपयोग करना है उसमें, वो जो डेंजर है वो बढ़ जाएगा। तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि कैसे लोग रिटायर हो रहे हैं, क्या एग्जिट पैकेज है, उनको क्या एजुकेशन मिल रहा है उसके बाद, क्या उसके बाद वो लोन ले पा रहे हैं कुछ नया शुरू करने के लिए वगैरह वगैरह। वो चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसमें मुझे तो वैसे काफी उम्मीद लगती है। मतलब कहीं कोई भी जॉब करने से आपका स्किल तो बढ़ता ही है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ता है। और खासकर आर्मी मतलब बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बहुत प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है। मैं आई मीन हमेशा ऐसा मान सकता हूँ कि कोई 4 साल आर्मी में काम करेगा तो वो निकल के पहले से तो ज्यादा ही एम्प्लॉयबल होगा, कम तो नहीं हो सकता। ये तो मेरे को किसी एंगल से ऐसा नहीं लगता कि कोई आदमी 4 साल आर्मी में काम करे और उसके बाद में किसी भी एंगल से उसका वो कम हो जाएगा पहले से। हाँ, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि आपने कोई एग्जाम पास करके एक नेशनल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया, वहां पे आप प्रोफेशनली ट्रेन हो रहे हो, और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आप काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में 4 साल के लिए।
तो आई मीन गारंटी तो जॉब वॉब की कोई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से चांसेस तो बढ़ी जाने चाहिए। नहीं, हाँ सौरभ, अपेक्षाएं उनकी बढ़ जाएंगी, लेकिन उनको जॉब मिलेगा या नहीं वो तो हमारी अर्थव्यवस्था पे निर्भर करता है ना। तो हाँ एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अब उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन्होंने सच में एक तो भारत के लिए उन्होंने अपने जान जोखिम में डाली, उन्होंने बहुत कुछ किया, और वो लोग शायद बेटर ट्रेंड भी है जैसा आपने कहा। और अगर हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर ना हो तो सब लोग तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते ना सौरभ। हाँ बिल्कुल, वो वो तो 11 ठीक लाख बात है उनकी सेवा निधि उनको मिल रही है, लेकिन वो 11 लाख कितना चलेगा आज के डेट में। तो और सब लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, तो उनको जॉब्स चाहिए होंगे, और वो जॉब्स हम दे पाएंगे नहीं, वो जरूरी है। तो एक तो अच्छी बात हो रही है अभी कि हमें ये भी पता है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें बहुत ही वैकेंसीज हैं, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीजंस के लिए या तो पुलिस नहीं रिक्रूट करती, या तो सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस नहीं रिक्रूट करते वगैरह। हम सब पता ही है भारत में कैसे चलता है। तो वहां पर ज्यादा रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। सरकार ने वादे भी किए हैं अभी, लेकिन वो तो स्टेट्स पे निर्भर करेगा, क्योंकि पुलिस तो स्टेट्स के अंतर्गत आती है, सीएपीएफ केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन बाकी ज्यादातर रिक्रूटमेंट तो वहीं पे होगा पुलिस फोर्सेस में। तो वहां पर एक अब्सॉर्ब किया जा सकता है, गवर्नमेंट में अब्सॉर्ब किया जा सकता है। उसके बावजूद भी काफी लोग बाहर आएंगे जिनका भविष्य भारत की अर्थव्यवस्था पे निर्भर करेगा आखिर। ये तुमने बहुत तो, और वो हमारा फेलियर रहा ही है, हमको पता ही है। तो ये मुझे लगता है प्रॉब्लम दो वजहों से एनीवे हो रही है। ओआरओपी एक वजह, और दूसरी साइड डिमांड की। मतलब ये भारत की हिस्ट्री में सबसे बड़ा यंग अनएम्प्लॉयड बल्ज जो है, इतना अनएम्प्लॉयड यूथ तो कभी भी नहीं हुआ भारत के इतिहास में जितना अब है। और ये आई मीन एक हमारा डेमोग्राफी का नेचुरल आउटकम है। इसको आई मीन किसी और तरह से टाइमिंग नहीं की जा सकती, पर इकोनॉमी का बड़ा हाल है कि इकोनॉमी में जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। तो बिल्कुल एक इकोनॉमिक परिवेश तो है ही इस चीज का, और ये फ्यूचर में भी रहेगा। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। मुझे लगता नहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी केपेबल है इस रिस्क को हैंडल करने के लिए, प्रणय। तो ये रिस्क कैसे हैंडल करे हमारा समाज और हमारी सरकार? हाँ नहीं, ये तो मतलब वही वापस महात्मा ग्रेड प्रॉब्लम है सौरभ। लेकिन वही है, फाइनली अर्थव्यवस्था जब तक हमारी बढ़ेगी नहीं जितनी हमें चाहिए, और उसके लिए वही सरकार को जो इतनी सारी चीजें कर रही है वो कम करे। जो मेन चीजें हैं, जैसे इसमें भी एक मौका है हमारी पुलिस सिस्टम को बेहतर करने का, हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को बेहतर करने का। तो उन चीजों पे अगर ध्यान केंद्रित करे तो शायद हमें मौका मिल सकता है। और वैसे भी आप देखिए पूरा जो जियोपॉलिटिकल परिवेश है वो भी इस तरीके से है कि लोग चाइना का एक विकल्प ढूंढना चाहते हैं, और क्या भारत बन सकता है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसे ही इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाते रहेंगे, हम लोग ये बोलते रहेंगे कि हम सब कुछ बना सकते हैं, हमें विश्व की जरूरत नहीं, तो हम लोग फिर गलत पथ पे जा रहे हैं, हमारे विकल्प और कम हो जाएंगे आगे जाके। तो मुझे ये लगता है। और सौरभ वैसे इसमें एक और मुझे चीज बहुत दिलचस्प लगी पूरे मामले में। आपने देखा है बाकी जो विकल्प हैं उनमें से सिर्फ अग्निपथ ही एक विकल्प था जिसमें सरकार बेधड़क लोगों के पास जाके कह पा रही है कि हम लोगों ने ये जो किया ये आर्थिक कारणों से नहीं किया, हम लोगों ने और किसी कारणों से किया। बाकी जो भी विकल्प है वो सीधा अटैक करते हैं पेंशन पे। तो सरकार को बोलना पड़ता है कि हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, लेकिन सरकार ने एक ऐसा विकल्प चूज किया जिसमें वो कह रही है कि हम लोग तो कर ही नहीं रहे, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, हम लोग और ही कुछ चीज अचीव करना चाहते हैं, या तो यूथ को लाना चाहते हैं, या फिर टेक्निकली अडेप्ट लाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये मुझे राजनीतिक रूप से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा। आपको क्या लगता है? हाँ, क्योंकि बोलना नहीं चाहते ना कि ओआरओपी की गलती खुद ही की है ना, तो कैसे अपने मत्थे चढ़ाएंगे ना, तो वो तो दिखता है। तो ये बात इंटरेस्टिंग है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि इतने विकल्प में ये विकल्प फाइनली क्यों चूज किया गया। तो ये अच्छा, आई मीन, और हमारे श्रोता क्या सोचते हैं हमको बताइए। हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, जैसा प्रणय ने बोला ये महात्मा ग्रेड प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन बिल्कुल आसान नहीं है। इसके सिर्फ जिसको बोलना चाहिए बहुत सारे सेकंड बेस्ट सोल्यूशंस हैं, जिसमें से एक विकल्प चुनना पड़ेगा। कोई भी बहुत परफेक्ट बहुत बढ़िया सोल्यूशन है ही नहीं इस प्रॉब्लम का, अनफॉर्चुनेटली। और एक और बहुत बड़ी चीज है कि इससे फ्यूचर रिस्क बहुत ज्यादा है। तो बहुत चिंता की भी बात है जो हम कर रहे हैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी खूब हो सकते हैं अगर ये ठीक से नहीं किया गया। इससे अच्छी चीजें भी निकल सकती हैं।
लेकिन दोनों हो सकती हैं और बहुत ही ये इशू जाने वाला नहीं है, इस पे एक्सपेक्ट कीजिए आगे भी बहुत पुलियाबाजी होंगी। तो अपने आप विचार हमको बताइए और इस बारे में और हम भी थोड़ा गहन सोच करेंगे। धन्यवाद प्रणय, मजा आया आज की डिस्कशन में। थैंक यू। Hello, everybody. It's been another awesome, great week on the IVM Podcast Network. On the Filter Coffee podcast, Karthik speaks with actress Aditi Pohankar about the upcoming season 2 of her Netflix series, She. On Capgemini's Techipedia series, Sheila Aditya talks to Ashish Sharma, Senior Director of Automotive India, Capgemini Invent. They discuss the role of electric vehicles in promoting sustainability. On All Things Policy, the Takshashila folk discuss the ongoing negotiations between Tehreek-e-Taliban Pakistan and the Pakistan Army. On Ek Chuski Finance, Priyanka lists down the 7 financial promises every bride and groom must make before getting married. And on the Hansvani, hear the story Mukti. It explores the many social prejudices faced by women. We got some exciting news for you. IVM Podcast has just launched its merch line and you should check it out now. Head over to the IVM Podcast website, that's ivmpodcast.com, and click on the shop tab to check out our first collection of t-shirts. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. That really does help. Don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And also do remember, you can check out a number of our shows on YouTube. You can go to ivmpodcast.com/YouTube to get a list of the channels that we are keeping active. We also are doing a small listener survey. If you can go to ivmpodcast.com/survey to fill this out, it'll just take a few minutes and it really helps us out. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Apne Liye, Apno Ke Liye. Jupiter, a digital banking app. Capgemini, get the future you want. Intel vPro, built for business. And Intel, future but now wonderful with Intel-powered laptops.